एवरीवन, वेलकम टू गणितम एकेडमी। कैसे हैं सभी? आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, सॉरी फॉर द गैप। ना कुछ इम्पोर्टेंट सी कंडीशंस थी जिसकी वजह से मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। आगे से हम कोशिश करेंगे कि हम कंटिन्यू रहें। तो हम जो 2012 का मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे, आज उसका पार्ट 8 होने वाला है। राजस्थान सेट की एग्जाम हमारा टारगेट है। सितंबर में हमारी एग्जाम होने वाली है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए हम प्रिपेयर कर रहे थे। ओके, इससे पहले की क्वेश्चन हम पहले वाले सेशंस में कर चुके हैं। तो विदाउट एनी डिले एंड विदाउट डिस्कस एनी अननेसेसरी थिंग, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। फाइव वन एंड फाइव टू बी द basis for the solution of this differential equation where alpha is continuous on minus infinity to infinity, मतलब पूरे के पूरे r पर कंटिन्यूस है। फाइव वन की वैल्यू 0 पर, फाइव टू की वैल्यू 0 पर। फाइव वन का डेरिवेटिव और फाइव टू का डेरिवेटिव हमें दिया है, तो हमें फाइव वन फाइव टू का रोल्सकियन बताना है। सिंपल सी बात है, रोल्सकियन की प्रॉपर्टीज वगैरह को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, अगर हमें फाइव वन की वैल्यू 0, सबकी वैल्यू 0 पर दी है, तो हम एट 0 रोल्सकियन देखते हैं। हम कहां पर देखते हैं? एट एक्स बराबर 0 अगर मैं रोल्सकियन देखना चाहूँ तो वो क्या होगा मेरा? फाइव वन फाइव टू, फाइव वन का डेरिवेटिव और फाइव टू का डेरिवेटिव, ये 0 पर मेरा रोल्सकियन होगा। तो क्या आएगा? फाइव वन क्या है? 1, फाइव टू क्या है? 0, फाइव वन का डेरिवेटिव है 0 और फाइव टू का डेरिवेटिव है 1, मतलब कितना आ गया है? 1 आ गया है। तो देखिए, रोल्सकियन हमारा कितना? 1 आ गया है। अब रोल्सकियन की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी ये होती है कि रोल्सकियन जो होता है डज नॉट चेंज इट्स साइन इन द इंटरवल, है ना। मतलब हमें जो भी साइन, इट्स साइन, क्या लिखा है मैंने? डज नॉट चेंज इट्स साइन इन द होल इंटरवल। जो हमें पूरा का पूरा इंटरवल दिया है डोमेन के लिए, जो डिफाइन किया है हमको पूरा का पूरा इंटरवल, उस इंटरवल में साइन कभी भी हमारा रोल्सकियन चेंज नहीं करता है। मतलब ये है कि अगर रोल्सकियन किसी भी अल्फा पर 0 से छोटा हो गया, मतलब नेगेटिव हो गया, इसका मतलब ये है कि रोल्सकियन पूरे के पूरे इंटरवल पर 0 से लेस देन ही होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, जो हमें इंटरवल आई दिया है। अगर मेरा रोल्सकियन किसी एक अल्फा पर, है ना, किसी एक अल्फा यानी किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर 0 से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये है कि मेरा रोल्सकियन पूरे के पूरे इंटरवल पर क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। अगर मेरा रोल्सकियन क्या हो गया? किसी एक पॉइंट पर 0 हो गया, तो इसका मतलब ये है कि वो पूरे के पूरे इंटरवल पर क्या ही रहेगा? हमारा रोल्सकियन 0 रहेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल। ये हमारे रोल्सकियन की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा रोल्सकियन क्या है? ये ऑप्शन ए तो डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि अगर एक बार मेरा रोल्सकियन 1 आ गया है तो आगे भी मेरा रोल्सकियन 0 से बड़ा ही आएगा। मतलब 1 आएगा कि नहीं आएगा वो आगे हम देख लेंगे। अब हमारे पास रोल्सकियन का एक और फॉर्मूला होता है, साइन डिसाइडर जिसको कहा जाता है। एबल्स फॉर्मूला होता है। जैसे हमारा ये डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला है, ऐसे ही एबल्स फॉर्मूला भी रोल्सकियन का होता है, जो क्या कहता है? इन जनरल रोल्सकियन की वैल्यू क्या होती है? सी, मतलब एक कांस्टेंट आता है e की पावर माइनस इंटीग्रेशन p आता है, मतलब किसका कोफिशिएंट आता है? y का कोफिशिएंट, सॉरी y डैश का कोफिशिएंट। क्या आता है? y डैश का कोफिशिएंट। यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये जो कोफिशिएंट होता है ये क्या होता है? ये होता है कोफिशिएंट ऑफ y डैश, y डैश का कोफिशिएंट आता है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर y डैश का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब मेरा रोल्सकियन क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट नंबर हो जाएगा। अब रोल्सकियन को कांस्टेंट ही आना है और रोल्सकियन की वैल्यू 0 पर भी 1 है। इसका मतलब रोल्सकियन की वैल्यू 0 पर देखें या रोल्सकियन की वैल्यू पूरे के पूरे इंटरवल पर देखें, वो कांस्टेंट क्या होगा? हमारा 1 होगा पूरे के पूरे इंटरवल के लिए। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, सॉरी ग्रुप में, आई मीन कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चलिए, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो हमें सॉल्यूशन करके देखना ही पड़ेगा कि वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई पी माइनस, सॉरी वाई पी है दोनों जगह। आई थिंक यहाँ पर एक प्रिंट मिस्टेक है, एक्स क्यू होगा ये, है ना। ये एक मेजर प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ क्यू है।
हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है yp माइनस एक्स क्यू बराबर 0, क्योंकि ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि दूसरी एग्जाम का पीवाई क्यू क्वेश्चन भी है, दैट्स व्हाई आई नो कि यहाँ पर एक्स क्यू है, क्योंकि ये लेग्रांजेस इक्वेशन से सॉल्व होंगे। तो हमारी लेग्रांजेस की जो मेथड होती है, या यूं कहूँ लेग्रांजेस की जो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है, लेग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसमें क्या होता है, कैपिटल पी स्मॉल पी का कोफिशिएंट, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू का कोफिशिएंट और कैपिटल आर हमारे बराबर में आता है। तो हम क्या करते हैं, डी एक्स के अपॉन में रखते हैं कैपिटल पी, डी वाई के अपॉन में रखते हैं कैपिटल क्यू, और जो हमारा डी यहाँ पर देखिए लिखा नहीं है, जेड भी हो सकता है और यू भी हो सकता है, उसके डिवाइड में हम लिखते हैं कैपिटल आर। अब अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो कैपिटल पी क्या है हमारा वाई है, कैपिटल क्यू हमारा क्या है एक्स है, वो भी माइनस का, और आर कितना है हमारा 0 है। तो हमारी कंडीशन बनेगी डी एक्स अपॉन वाई, डी वाई अपॉन माइनस का एक्स और डी जेड अपॉन 0। अब लेग्रांजेस जो होते हैं मल्टीप्लायर वाली भी अगर आपको पता होगा, तो अगर हमारे किसी डी जेड के या डी के एक्स के डिवाइड में 0 आ जाता है, तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। इसका मतलब z क्या होगा हमारा, एक कांस्टेंट c1 या एक कांस्टेंट c होगा। अब हम बची हुई दो चीजों को लेते हैं, dx अपॉन वाई और dy अपॉन माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल लगाना है, तो हमें मिलेगा माइनस एक्स dx बराबर बाय dy। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 2 और कांस्टेंट हम ले लेंगे c2 अपॉन 2। अब यहाँ से हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का है ना, और वाई स्क्वायर अपॉन 2 भी माइनस का आएगा, तो मैं दोनों का माइनस कॉमन निकाल के c को दे देती हूँ, तो ये c2 अपॉन 2 हो जाएगा, है ना, या फिर ऐसे c लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा। माइनस को कांस्टेंट एडजस्ट कर लेगा, डिवाइड का 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर c2 मिलेगा। ये हमें सॉल्यूशन मिला है। तो अब हमें क्या मिल गए हैं, दो सॉल्यूशन मिल चुके हैं। अब हमारे सॉल्यूशन लिखने का तरीका क्या होता है, हमारे सॉल्यूशन लिखने के बहुत से तरीके होते हैं। फाई ऑफ c1 बराबर c2, फाई ऑफ c2 बराबर c1, या फिर फाई ऑफ c1 c2 बराबर 0, या फिर लीनियर कॉम्बिनेशन भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं ये वाला तरीका, या फिर ये वाला फाई ऑफ c2 बराबर c1 हम करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो c1 निकल के आया है वो z निकल के आया है, तो इससे क्या होगा, हम सॉल्यूशन देख पाएंगे, हमारा z बराबर हमें मिलेगा फाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये किसकी इक्वेशन है, ये हमें क्या मिला है, हमें z की वैल्यू मिली है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस जैसा दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। डिस्टेंस अगर मैं ऐसा लिखूं r बराबर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप का हो जाता है ये मेरा। तो ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस, मतलब z एक्सिस से डिस्टेंस है, मतलब ये क्या है हमारा 3D में अगर हम देखें तो z एक्सिस के अराउंड हमारा क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है हमारा सर्कल, है ना। तो ये क्या है हमारा सरफेस है, और सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन अबाउट z एक्सिस है, क्या है, सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन अबाउट z एक्सिस है, क्योंकि इक्वल में z की वैल्यू है। यहाँ से बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे, प्लेन तो का इक्वेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास पावर्स आ रही है, वो भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लेन तो लीनियर होता है, पावर तो होती नहीं है। अगला क्वेश्चन, द गॉस सीडल मेथड इज एप्लीकेबल टू द सिस्टम इफ द वैल्यू ऑफ ए, ये जो ए दिया है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखिए जो हमारी गॉस सीडल है इसमें हमारी कंडीशन होती है, चाहे वो जॉर्डन मेथड भी क्यों ना हो, न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है, वो ये होती है, एक नेसेसरी कंडीशन होती है, नेसेसरी कंडीशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो हमारा लीनियर इक्वेशन का सिस्टम बनता है वो गॉस सीडल में और जॉर्डन में हमारी एक नेसेसरी कंडीशन होती है। वो कंडीशन होती है हमारा डायगोनली डोमिनेटेड होना। क्या होना, डायगोनली डोमिनेटेड होना। अब आप कहेंगे डायगोनली डोमिनेटेड होने का मतलब क्या है, मतलब अगर हमारे सिस्टम की जो हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाते हैं तो हम उसमें एक मैट्रिक्स बनाते हैं कोफिशिएंट वाली, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये है हमारा
तो डायगनली डोमिनेट मतलब डायगनल डोमिनेट करना चाहिए। डायगनल क्या है, बाकी एलिमेंट को डोमिनेट करना चाहिए, यानी पहली रो में जो डायगनल का एलिमेंट है वो बड़ा होना चाहिए बचे हुए दो के सम से। मॉडुलस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नेगेटिव को भी हमें हटाना है। दूसरा जो डायगनल का एलिमेंट है वो बड़ा होना चाहिए रिमेनिंग दोनों के सम से, ये नेसेसरी कंडीशन है, डायगनली डोमिनेट होना चाहिए। तीसरा जो डायगनल का एलिमेंट है वो बड़ा होना चाहिए रो के बचे हुए एलिमेंट के सम से, वो भी मॉडुलस में। तो ये होती है डायगनली डोमिनेटेड वाली कंडीशन। अब ये कंडीशन अब चाहे आप किसी भी सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम देखें आपको देखने को मिलती है। तो इस डायगनली डोमिनेटेड वाली कंडीशन को हम यहाँ पर लगाएंगे। अगर हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को देखें 3x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 1, 3x प्लस ए वाई प्लस 2z बराबर 0, 3x प्लस 3y प्लस 7z बराबर कितना लिखा है 4। तो हम R2 जो हमारा पहले तो हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगी 3 माइनस 1 और 1, 3a और 2, 3 3 और 7 ये है। तो इसमें तो डायगनली डोमिनेटेड देखने की जरूरत नहीं है, हमें तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इस वाली में डायगनली डोमिनेटेड वाली कंडीशन देखेंगे। यहाँ पर डायगनल का एलिमेंट क्या है ए, वो किससे बड़ा होना चाहिए बचे हुए एलिमेंट के सम से, यानी कि ए किससे बड़ा होना चाहिए 5 से। सिंपल सी बात, ए किससे बड़ा होना चाहिए 5 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है ए के लिए कि ए इज ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। ग्रेटर देन और इक्वल पे लिखा है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए ना, तो लेस देन एंड ग्रेटर देन लेस देन तो गड़बड़ हो रही है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन और इक्वल। चलिए अभी तो बेस्ट ऑप्शन हमारा ये होगा, हो सकता है कि जब एग्जाम हुई हो तो यहाँ पर चेंजेस हुए ऑप्शन में, क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल नहीं, 5 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी के लिए बेस्ट सुटेबल आंसर वही था हमारे पास। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल ऑपरेटर के ऊपर क्वेश्चन है कि हमारा जो है e की पावर 1/2 e की पावर माइनस 1/2 1 प्लस डेल 1/2 जो है ये किसके बराबर होगा। शिफ्टिंग ऑपरेटर की बात हो रही है, e हमारा शिफ्ट ऑपरेटर है और डेल हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। तो इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं वो हमें पता होने चाहिए, कुछ ही रिलेशन होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, आपको याद कर लेने हैं। एक शिफ्ट ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, ये इन सबके कुछ स्पेशल रिजल्ट होते हैं। तो यहाँ से इससे क्या इंप्लाई होगा, e बराबर 1 प्लस डेल्टा होता है, तो 1 प्लस डेल्टा की पावर अगर मैं 1/2 करूँ तो मेरा क्या हो जाएगा e की पावर 1/2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये मैं इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो ये जो मेरा इक्वेशन नंबर 2 आई है वो 1 में मैं पुट करूंगी। तो 1 क्या बन जाएगी e की पावर 1/2, e की पावर माइनस 1/2 और पास में क्या आ जाएगा e की पावर 1/2। 1/2 को अंदर भेजेंगे तो e की पावर 1/2, e की पावर 1/2, e की पावर 1/2, e की पावर माइनस 1/2, तो कितना हो जाएगा e प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए e प्लस 1 कितना बनेगा, अच्छा e प्लस 1, हाँ e प्लस 1 बनेगा, है ना, क्या बनेगा e प्लस 1 बनेगा। तो e की वैल्यू क्या है 1 प्लस डेल्टा है, प्लस का 1 है, तो मुझे क्या मिलेगा डेल्टा प्लस 2 मिलेगा। ये मुझे मिलने वाला है डेल्टा प्लस 2। तो देखते हैं ये कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, एक ही रिलेशन से हमने क्या कर लिया है, इस एक रिलेशन से हमारा सारा काम हो गया। ऐसे जो हमारे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर होते हैं, डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, शिफ्ट ऑपरेटर, फॉरवर्ड शिफ्ट, बैकवर्ड शिफ्ट, इनके कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, वो ज्यादा नहीं होते, एक चार्ट आप प्रिपेयर आराम से कर सकते हैं, 10-15 करके कुछ होते हैं, आपको वो याद कर लेंगे, उससे क्या है आप बहुत सारे रिलेशन बना सकते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइगन वैल्यू ऑफ द स्टर्म लाइवल प्रॉब्लम। हमें जो स्टर्म लाइवल प्रॉब्लम दी है, इन्होंने क्या है एक्सपांडेड फॉर्म दे दिया है, हम इसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा डिटेल में भी कर सकते हैं। तो हमें इसका क्या बताना है, आइगन फंक्शंस बताने हैं। हमें दिया है डी बाई डी एक्स एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस लेमडा अपॉन एक्स वाई बराबर 0 दिया है। हर एक कंडीशन इसकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेमडा 0 से बड़ा है, ये दो इनिशियल कंडीशन हमको दी है, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबका हम यूज करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को ढंग से कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी पहले ये अंदर जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, एक्स वाई का डबल डेरिवेटिव प्लस वाई का डेरिवेटिव प्लस लेमडा अपॉन एक्स वाई बराबर हमको 0 दिया है।
तो हम क्या करते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारी एक्चुअल इक्वेशन बन पाए। एक्स स्क्वायर वाई का डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स वाई का डेरिवेटिव प्लस लेमडा वाई बराबर 0 बन जाएगा। अब ये थोड़ी ढंग की बनी है। अब ये हमारी क्या बन गई है, कोशी यूलर टाइप की इक्वेशन बन गई है। ठीक है, कोशी यूलर टाइप की इक्वेशन आपको पता है, इसमें हम क्या करते हैं, एक्स बराबर log z पुट करते हैं, है ना, सॉरी z बराबर log x पुट करते हैं, z बराबर log x पुट करते हैं, या x बराबर e की पावर z पुट करके वो थीटा वाली मेथड अप्लाई करते हैं। तो वही मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, मैंने पुट कर दिया है, चलिए हम एक काम करते हैं, z वगैरह को छोड़कर t में आते हैं। t ज्यादा सुटेबल मुझे लगता है, बहुत सौ को z लगता है, तो जो आप चाहें वो दे सकते हैं। मैंने t बराबर पुट करा है log x, इससे क्या हो जाएगा, dy बाय dx कितना हो जाएगा, 1/x dy बाय dt हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई का डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स वाई का डबल डेरिवेटिव, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक्स स्क्वायर वाई का डबल डेरिवेटिव है ना। हाँ, तो ये मेरी जो कंडीशन है, ये दोनों बन जाएंगे हमारा d2y अपॉन dt स्क्वायर बन जाएंगे। यस, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी d2y अपॉन dt स्क्वायर, क्योंकि इसको स्टर्म लाइवल में बदलना पड़ेगा ना। ये है स्टर्म लाइवल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, ये है स्टर्म लाइवल का, जिसका जनरल सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होता है, जिसका सॉल्यूशन निकलता है y बराबर a कोस रूट लेमडा टी प्लस b साइन रूट लेमडा टी, है ना। अब हम t से वापस किस में आते हैं, x में आते हैं, तो y बराबर a कोस रूट लेमडा log x प्लस b साइन रूट लेमडा साइन log x। ठीक है, ये आएंगे हम। यहाँ आने के बाद अब हमें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। पहली कंडीशन क्या कहती है, देखें, x बराबर 1 रखूंगी तो y बराबर 0 आ जाएगा, है ना। x बराबर 1 रखूंगी तो y बराबर 0 आ जाएगा। ये कंडीशन जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा a बराबर 0 a बराबर 0। तो अब हमारा y क्या बन जाएगा, b साइन रूट लेमडा log x हो जाएगा। अब सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर x बराबर e की पावर पाई रखूंगी तो y बराबर फिर से 0 हो जाएगा। तो यहां से मेरी कंडीशन हो जाएगी log e की पावर पाई बराबर पाई हो जाएगा। ये पहले तो मैंने लिख दिया है, अब मैं इसमें पुट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, साइन रूट लेमडा पाई बराबर 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से रूट लेमडा पाई क्या हो जाएगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे होता है, मतलब रूट लेमडा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। मतलब लेमडा n जो मेरी आइगन वैल्यू है वो क्या है, n का स्क्वायर हो जाएगी, जहां n बिलोंग करता है इंटीजर में। ये आया है मेरा आइगन वैल्यू। मुझे आइगन फंक्शन निकालना है, तो फाइनली मेरा जो आइगन फंक्शन बनने वाला है ना, आइगन फंक्शन मेरा क्या बनेगा, वो बनेगा y बराबर सी एन, एक कॉन्स्टेंट साइन n log x बन जाएगा। रूट लेमडा की वैल्यू मैंने लिख दी है, एक कांस्टेंट सी एन भी अब मेरा वेरी कर जाएगा, जहां पर एन बिलोंग करेगा। अब मेरा एन किस में बिलोंग करने लग जाएगा, सिंस एन का स्क्वायर हो गया है तो अब मेरा एन क्या है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर जाएगा। तो करेक्ट आंसर ढूंढते हैं, कहां पर है, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही है। अच्छा, ये डायरेक्ट रिजल्ट भी होते हैं, अगर किसी को याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इस तरह आप डिराइव कर सकते हैं। बट मैं आपको कहूंगी कि आप इनको डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लीजिए। एक साइन के लिए और एक कोस के लिए बाउंड्री कंडीशन पर डिपेंड करता है हमारा आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू, है ना। अगर हम थ्योरी लेक्चर करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द ट्रांसवर्स वाइब्रेशन इन अ स्ट्रिंग। वाइब्रेशन इन अ स्ट्रिंग किसकी बात हो रही है, वेव इक्वेशन ढूंढनी है। कुल मिला के हमको क्या ढूंढनी है, वाइब्रेशन से क्या बनती है, वेव इक्वेशन। तो इसमें से वेव इक्वेशन कौन सी है वो पहचानना है। तो सिंपल सी बात है, वेव इक्वेशन वो इक्वेशन जिसमें दोनों तरफ दो बार डेरिवेटिव किया हो, है ना, एक बार टी के रिस्पेक्ट में और एक बार। तो ये हमारी हीट इक्वेशन है, ये लाप्लास इक्वेशन है, ये गलत वेव इक्वेशन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारी सही वेव इक्वेशन है, आरएचएस के उस साइड में होना चाहिए हमको। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आई होप आपको पता होगी, ये हमारी हीट इक्वेशन है इन 2 डायमेंशन, ये हमारी लाप्लास इक्वेशन है इन 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में भी होती है इसलिए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे कहता है कि हमें बताना है द इंटीग्रल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू दिस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो ये जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है ना, ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है जो हम अभी करके आए हैं, आप भूले ही नहीं होंगे उसको। स्टर्म लाइवल प्रॉब्लम है ये। क्या है? स्टर्म लियोवली या लाइवल जो भी हम कहते हैं वो इसका नाम है। अब वो इंसिडेंटली मुझे लियोवली की स्पेलिंग नहीं आती है ना, मैं भूल ही गई हूँ, आई पहले आएगा कि ओ पहले आएगा, तो मैं हिंदी में लिख देती हूँ। आप सभी को पता है कि मेरा स्पेलिंग का थोड़ा 19-20 ही है, जो कि बढ़ते बढ़ते अब 25-26 होने लगा है। तो स्टर्म लाइवल का ये हमारा क्या है, इक्वेशन दी है। तो एक रिजल्ट होता है कि जो हमारी SLP होती है, स्टर्म लाइवल प्रॉब्लम, उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारी क्या बनती है, सिमेट्रिक कर्नल के साथ। ध्यान से देखिएगा क्या बनती है, ग्रीन्स फंक्शन की मदद से करा जाता है उसको। सिमेट्रिक कर्नल के साथ एक फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन बनती है। फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन बनती है। क्या बनती है? फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन विद सिमेट्रिक कर्नल। ये आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। एक और रिजल्ट होता है जिसका हम यूज कर सकते हैं, वो शॉर्ट तरीका है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इफ एंड ओनली इफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन और इफ एंड ओनली इफ फ्रीडोम इंटीग्रेशन। जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती है वो फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन बनती है, और जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है वो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन बनती है। तो IB का उल्टा VI होता है, ये आप अगर याद रखेंगे तो आपको ये भी याद हो जाएगा। तो स्टर्म लाइवल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती है। कभी हमने कहा है कि स्टर्म लाइवल इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, नहीं, हम बोलते हैं स्टर्म लियोवली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम वोल्टेरा में नहीं, फ्रीडोम में बनती है, और इसमें भी हमारी कर्नल कैसी आती है, सिमेट्रिक आती है। विद द हेल्प ऑफ हम क्या करते हैं, ग्रीन फंक्शन जो होता है हमारा, उसकी मदद से बनाई जाती है। y(x) बराबर हमारा बनता है लेमडा टाइम, जहां लेमडा वही आइगन वैल्यू है जो हमने पीछे लिखी है, gx, t, yt dt होता है, जहां g क्या है, मेरा ग्रीन फंक्शन है। क्या है? हमारा ग्रीन्स फंक्शन है, ठीक है। इट्स अ ग्रीन्स फंक्शन। ग्रीन्स फंक्शन क्या होता है? ग्रीन्स फंक्शन gx, t हमारा कुछ इस तरीके से निकल के आता है। x सिमेट्रिक होता है ना, इसलिए 1 - t, और t 1 - x, जहां पर पहले x छोटा है t से और फिर x बड़ा है t से, ये हमारा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर, और साथ ही साथ ये किसके बराबर होता है, ये g dx के बराबर होता है, बिकॉज ये सिमेट्रिक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। वेरी वेरी थैंक यू फॉर टुडे सेशन। काफी लंबे टाइम बाद आए हैं, बट आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, जारी रखना चाहते हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और मैंने पेपर फर्स्ट के बारे में आपसे कमेंट मांगी थी, आपने नहीं बताया है, तो अभी के लिए मैं उसे रोक रही हूँ। टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम उसे जारी रखेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग।